वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 74। दरअसल एकाक्ष अभी गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिर अपने सुकून के पास नींद तो आनी ही थी उसे। भौमी एकाक्ष की आंखें देख समझ चुकी थी कि एकाक्ष कुछ दिनों से सोया नहीं था और न ही आराम किया होगा, क्योंकि एकाक्ष के कपड़ों पर उसके खून के दाग अभी भी जो लगे हुए थे। अभी एकाक्ष को इतनी सुकून से सोया देख भौमी उसे निहारने से रोक नहीं पाई। भौमी एकाक्ष ने बालों में हाथ फिराते हुए उसके बालों को ठीक कर एकाक्ष के माथे को चुम लेती है। भौमी धीरे धीरे बेड पर बैग पास रखा एकाक्ष के फोन को लेकर उसमें कुछ करने लगती है। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। कुछ देर बाद किसी का कॉल आता है। भौमी जल्दी से फोन को पिक कर एक नज़र एकाक्ष को देख कॉल की दूसरी तरफ की बातें सुनने लगती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ की बातें सुन भौमी काफी धीमे आवाज में कुछ बोल कॉल कट कर फोन को फिर से उसी तरह सेट में रख एकाक्ष के बाजू पर सर रख लेट जाती है। इस वक्त भौमी के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। भौमी एकाक्ष को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेटी है। अब आगे सरस्वती अनाथाश्रम। ओम अनाथाश्रम के पार्क में बैठा सामने खेल रहे बच्चों को देख रहा था। उसके पास कारवी बैठी हुई थी। कारवी ओम को देख बोली, तो फाइनली तुम्हारी भाभी मासा वापस आ गई है। ओम मुस्कुराते हुए उसे देखकर अपना सर हिला देता है। कारवी कुछ झिझक कर बोलती है, ओम क्या मैं तुम्हारी भाभी मासा से मिल सकती हूँ? ओम उसे देखता है। कारवी आगे बोलती है, वो तुम अपनी भाभी मासा की इतनी तारीफ कर रहे थे तो मुझे भी अब उनसे मिलने का काफी मन कर रहा है। कारवी की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम कल तुम्हें अपनी भाभी मासा से मिलवाने ले चलेंगे। हमारी भाभी मासा बहुत अच्छी है, वो तुमसे मिलकर काफी खुश होंगी। कारवी भी मुस्कुराने लगती है। कुछ पल बाद कारवी ओम की तरफ देख बोलती है, ओम तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? ओम कारवी की तरफ देखता है। कारवी बोलती है, बोलो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? आई मीन तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो? ओम कुछ सोचकर जवाब देता है, दरअसल हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में, और वैसे भी अभी हमारा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। कारवी जोर देते हुए बोलती, अरे ऐसे कैसे, कुछ तो पसंद होंगी ना तुम्हारी जैसे सुंदर संस्कारी टिपे लड़की या फिर कोई मॉडर्न लड़की। ओम हंसते हुए बोलता, नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं सोच, बस जो भी लड़की हो हमारे परिवार को प्यार और सम्मान करे, और इससे ज्यादा हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। कारवी ओम की तरफ देख बोलती है, ओम तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? ओम हैरानी से कारवी को देखता है। कारवी ओम की आंखों में देख पूछती है, बताओ ओम मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? क्या मैं तुम्हारी कैटेगरी से मैच होती हूँ? ओम शौक से उसे देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले। कारवी धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आकर काफी इंटेंस वॉइस में बोलती है, बोलो ओम क्या मैं तुम्हारी कैटेगरी से मैच होंगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ओम कारवी का ऐसे सडन कन्फेशन सुन हैरान हो जाता है। उसके चिक्स लाल हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। भाई अगर अचानक कोई लड़की तुम्हें ऐसे प्रपोज करे तो शौक लगना तो लाजमी है ना। कारवी ओम के चेहरे के इतनी करीब थी कि ओम को कारवी की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक किसी बच्चे की आवाज से दोनों अपनी सेंस में वापस आते हैं। ओम जल्दी से कारवी से दूर होकर खड़ा हो जाता है। ओम हड़बड़ाते हुए बोलता है, वो हमें कुछ काम याद आ गया है, हम अभी आते हैं। ये बोल वो जल्दी से जाने लगता है। तभी पीछे से कारवी की आवाज आई, मेरे प्रपोजल का हाँ में जवाब चाहिए मिस्टर। ओम सिर्फ हाँ। इस वक्त कारवी की आवाज में एक दीवानापन महसूस हो रहा था। ओम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कारवी बेंच पर लीन होकर सांस छोड़ बोली, अब कितना सीधा है ये। ओम तुमने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है, अब ना जाने ये दीवानापन क्या क्या करेगा। ये बोल वो मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ भवानी नायक ने कल्याण नायक के गालों पर खिंचकर चाटा मार बोला, नालायक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है तू? पता है तूने क्या क्या है? तेरी बेवकूफ़ी के वजह से हमारे करोड़ों डील का नुकसान हो गया। क्या जरूरत थी उस हुक्मरानी सा को किडनैप करने की? कल्याण बोला, तो क्या करता मैं डैड? आपको क्या लगता है मैं उस लड़की को छोड़ देता? मेरा हाथ तोड़ा था उस लोंडिया ने, मुझे कुत्तों की तरह सबके सामने मारा था उसने, मुझे उससे बदला लेना था। पर मुझे नहीं पता था कि वो औरत खुद के साथ साथ बच्चों को भी वहां से निकाल ले जाएगी। भवानी नायक अपने सर पर हाथ रख परेशानी से बोला, कुछ दिनों तक तू कुछ नहीं करेगा, जब तक मैं तेरा देश से बाहर जाने का इंतजाम ना कर दूं। वो एकाक्ष इतनी आसानी से शांत नहीं होगा जब तक वो इसके पीछे कौन है ये पता ना कर ले, इसलिए कुछ वक्त के लिए तेरा इस देश से बाहर जाना ही अच्छा होगा। कल्याण बोला, पर डैड मुझे कहीं नहीं जाना। भवानी नायक गुस्से से बोला, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा बता रहा हूँ, उस साहिल को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उस सूचित राजावत का बेटा है, पर तू यहाँ नहीं रहेगा। ये बोल वो वहां से चला गया। कल्याण गुस्से से बोला,
ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मुझे यहाँ से ऐसे भागना पड़ रहा है, छोड़ूंगा नहीं उसमें। हॉस्पिटल। एकाक्ष अभी भौमी को अपने हाथों से सब पिला रहा था। भौमी का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसे ये सुख बिल्कुल भी नहीं पीना था, मगर एकाक्ष कहाँ मानने वाला था। एकाक्ष ने अभी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो अभी कैजुअल कपड़ों में था जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। भौमी मुंह बनाते हुए बोली, राजा सा हमें ये सब नहीं पीना, कितना गंदा टेस्ट है इसका, मुझे तो लग रहा है ये सब पीकर ही मैं और बीमार हो जाऊंगी। भौमी एकाक्ष का बाजू पकड़ बहुत कटली बोली, राजा सा हमें अभी कुछ तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप अपनी प्यारी सी बीवी को कुछ अच्छा सा नहीं खिला सकते। भौमी अभी इतनी मासूम लग रही थी कि कोई भी अभी उसे देखता। एकाक्ष भौमी का हाथ अपनी बाजू से हटाकर बोला, रानी सा हम अपनी प्यारी सी बीवी को सब खिला सकते हैं। ये सुन भौमी के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा एकाक्ष अब उसे कुछ अच्छा खिलाएगा। ये सोच उसके मुंह में पानी आ गया, मगर जल्द ही उसकी खुशी का गुब्बारा एकाक्ष की आगे की बात सुनकर फुस हो गया। एकाक्ष बोला, मगर आपके ठीक होने के बाद अभी आपकी तबीयत खराब है, एक बार आप पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर आपको जो खाना है आप खा लीजिएगा, और तब तक आपको ये सब ही पीना पड़ेगा। ये सुन भौमी गुस्से से चीढ़कर बोली, राजा सा हम बिल्कुल ठीक है। एकाक्ष बोला, ये आप नहीं रानी सा डॉक्टर डिसाइड करेंगे। भौमी जैसे ही कुछ बोलती एकाक्ष ने उसके मुंह में सबका स्पून डाल दिया। भौमी अब क्या कर सकती थी केवल एकाक्ष की बात मानने के अलावा। चैप्टर 75। भौमी मुंह बनाते हुए बोली, राजा सा हमें ये सब नहीं पीना, कितना गंदा टेस्ट है इसका, मुझे तो लग रहा है ये सब पीकर ही मैं और बीमार हो जाऊंगी। भौमी एकाक्ष का बाजू पकड़ बहुत कटली बोली, राजा सा हमें अभी कुछ तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप अपनी प्यारी सी बीवी को कुछ अच्छा सा नहीं खिला सकते। भौमी अभी इतनी मासूम लग रही थी कि कोई भी अभी उसे देखता। एकाक्ष भौमी का हाथ अपनी बाजू से हटाकर बोला, रानी सा हम अपनी प्यारी सी बीवी को सब खिला सकते हैं। ये सुन भौमी के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा एकाक्ष अब उसे कुछ अच्छा खिलाएगा। ये सोच उसके मुंह में पानी आ गया, मगर जल्द ही उसकी खुशी का गुब्बारा एकाक्ष की आगे की बात सुनकर फुस हो गया। एकाक्ष बोला, मगर आपके ठीक होने के बाद अभी आपकी तबीयत खराब है, एक बार आप पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर आपको जो खाना है आप खा लीजिएगा, और तब तक आपको ये सब ही पीना पड़ेगा। ये सुन भौमी गुस्से से चीढ़कर बोली, राजा सा हम बिल्कुल ठीक है। एकाक्ष बोला, ये आप नहीं रानी सा डॉक्टर डिसाइड करेंगे। भौमी जैसे ही कुछ बोलती एकाक्ष ने उसके मुंह में सबका स्पून डाल दिया। भौमी अब क्या कर सकती थी केवल एकाक्ष की बात मानने के अलावा। अब आगे। एक खंड में कुछ लोगों को उल्टा लटका रखा था, उनमें से किसी भी इंसान के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। थे तो सिर्फ जख्म जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। सबकी हालत हद से ज्यादा खराब थी, उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, उसके पूरे शरीर पर नमक और मिर्ची लगाई गई थी। तभी एकाक्ष वहां आया, उसके पीछे काली और द्रविक खड़े थे। शेरा जो उन लोगों को टॉर्चर कर रहा था वो एकाक्ष को देख रुक गया। एकाक्ष उन आदमियों को देख खतरनाक आवाज में बोलता है, इनकी सभी तक सांसें चल रही है शेरा। एकाक्ष की आवाज अभी काफी ज्यादा खतरनाक साउंड हो रही थी। शेरा अपनी गर्दन नीचे कर बोला, किंग हमने इन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करा है, पर इन लोगों की एक ही बात है कि उनको कुछ नहीं पता, ये सब वही लोग थे जिन्होंने बच्चों और भौमी को किडनैप किया था। भौमी ने आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया था, मगर बचे हुए कुछ लोगों को एकाक्ष ने यहाँ कैप्चर कर लिया था, मगर ये वो लोग थे जिन्हें इस गैंग के लीडर के बारे में कुछ नहीं पता था। एकाक्ष अपने खंजर पर उंगली फेर उनमें से एक आदमी के आंखों में धीरे धीरे अपना खंजर दबाते हुए क्रिपी वॉइस में बोला, इन्होंने हमारी रानी सा को चोट पहुंचाया है शेरा, हमारी रानी सा आपकी क्वीन को, क्या आपको लगता है हम इनसे इनके बॉस का पता लगाने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। शेरा कुछ नहीं बोला, मगर वो समझ गया था कि एकाक्ष का इन लोगों को टॉर्चर करने का सबसे बड़ा रीजन उनकी क्वीन थी। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि उसकी जबान पहले ही काट दी गई थी। एकाक्ष उसकी आंख से झट से खंजर निकाल शेरा से बोला, शेरा हम इनकी सबसे दर्दनाक चीख सुनना चाहते हैं, ऐसी चीख कि किसी की रूह भी सहम जाए। शेरा अपना सर हाँ में हिलाकर पेट्रोल लेने चला आता है। एकाक्ष अपनी सर्द आंखों से उन सबको देख रहा था। कुछ देर में वो पूरी जगह पेट्रोल की गंध से भर जाता है। एकाक्ष उन्हें देखते हुए ही अपने हाथ में पकड़ा लाइटर उनकी तरफ उछाल देता है। वो पूरी जगह उन लोगों की दर्दनाक चीखों से गूंज रही थी। एकाक्ष बिना पलके झपकाया उन्हें जलते हुए घूर रहा था। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल। भौमी आराम से वार्ड में बैठी अभी पिज्जा खा रही थी। वार्ड में अभी अबीर, ईशानी और आदवन मिलकर पिज्जा पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। वही सिद्ध अपने सर पर हाथ रख उन्हें देख रहा था।
दरअसल कुछ वक्त पहले एकाक्ष का हॉस्पिटल में न होने का फायदा उठाकर अबीर और ईशानी भौमी के लिए पिज्जा लेकर आए थे, जिससे भौमी तो काफी खुश हो गई थी। आखिर उसे यही तो चाहिए था। भौमी खाते हुए बोली, वाह देवर जी, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। क्या पिज्जा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम अपनी भाभी के लिए इतना सोचते हो। जीते रहो छोटे देवर जी। अबीर कॉन्फिडेंस से अपना कॉलर उठाकर बोला, आपने अभी तक अपने इस देवर को जाना ही कहा है भाभी सा। आपका ये देवर सबसे ज्यादा होशियार और इंटेलिजेंट पर्सन है। आप बस हुक्म कीजिए, आपका देवर आपको वो चीज अभी के अभी आपके लिए हाजिर कर देगा। ईशानी उसके सर पर चपट मार बोली, अच्छा तो ये सब क्या आपने अकेले किया है? भूलिए मत, हमारे बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे। आदवन भी बोलता है, और मैंने भी तुम्हारी मदद की थी अबीर। अबीर बोला, हाँ ठीक ठीक है, आप लोगों ने भी हमारी थोड़ी सी मदद कर दी थी। ये सुन ईशानी आदवन अबीर को गुस्से में घूरते हैं। तभी सिद्ध छललाते हुए बोला, अरे बस करिए आप सब, हमें ना आप लोगों का साथ ही नहीं देना चाहिए था। सिद्ध परेशानी से बोला, अगर भाई सा को ये पता चल गया आप लोग उनकी गैरहाजिरी में भाभी सा को ये सब खिला रहे हैं और उनमें हमने आपका साथ दिया है, तो ना जाने वो क्या करेंगे। सिद्ध कूल होकर बोला, रिलैक्स ब्रो, भाई सा को कुछ पता नहीं चलेगा। शेरा ने बताया था ना कि भाई सा कुछ जरूरी काम की वजह से रात से पहले नहीं आएंगे, तो चिल कीजिए। अभी वो बोल ही रहा था कि वार्ड का दरवाजा अचानक से ओपन कर श्रीर्थ अंदर आकर हड़बड़ाते हुए बोला, सर हुक्म सा आ गए हैं, वो अभी वार्ड की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुन अबीर धम की आवाज के साथ बेड से नीचे गिर गया। वही सभी शौक से अपनी जगह जमे रह गए। अचानक पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। अबीर का फेस रुआसे की तरह हो गया। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं मुझे अभी नहीं मरना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरे जाने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ईशानी अबीर को उठाते हुए बोली, अबीर क्या कर रहे हैं आप? उठिए और जल्दी से ये पिज्जा बॉक्सेस छुपाइए, इससे पहले भाई सा रूम में आ जाए। और आपके बच्चे कब हुए? अबीर नौटंकी कर बोला, अरे अभी नहीं हुए तो हो जाएंगे ना, पर लगता है आज भाई साहब मेरे बच्चों को अनाथ ही कर देंगे। अबीर की फालतू बातें सुन ईशानी अपना सरना में हिला देती है, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी वार्ड का गेट ओपन कर एकाक्ष और ओम अंदर आते हैं। मगर सामने का नजारा देख उनकी आंखें छोटी हो गई। दोनों ही अपने सामने देखने लगे। आज के लिए बस इतना। फोल्डेड हैंड्स।